गुड आफ्टरनून। अब अपने नेक्स्ट हेड पे चले अपन। देखो बच्चों, ये अपना नेक्स्ट हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट हेड कौन सा था? इनकम फ्रॉम सैलरी। अपनी इनकम की आपको मैंने बोला था कि इनकम 5 तरीके की होती है, याद है? जो जॉब से कमाई वो सैलरी, जो घर को किराए पे देने से कमाई वो हाउस प्रॉपर्टी, जो बिजनेस करने से कमाई वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाती है, जो किसी एसेट को बेचने से पैसे कमाते हैं वो कैपिटल गेन, और ऐसा तरीका जो पहले 4 तरीकों में नहीं आता, ऐसी इनकम जो पहले 4 हेड्स में नहीं आती, वो अपने आप कहाँ चली जाती है? अदर सोर्स। ये अपन ने पढ़ा है। और नेक्स्ट एक बेसिक पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा? इनकम पर टैक्स कौन देता है? असेसी। असेसी कौन से साल की इनकम पे टैक्स देता है? प्रीवियस ईयर। याद आ रहा है? प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए कौन सा है? 1920। आप लोगों का टारगेट यही है, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 की क्या निकालना? इनकम। क्लियर हो रहा है? और कब निकालोगे? असेसमेंट ईयर में। और अगर प्रीवियस ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2021। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अब अपन नेक्स्ट हेड की तरफ चलते हैं, जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड है। और इसमें अपन क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के अंदर इस हेड से जितने पैसे असेसी ने कमाए वो कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो रहा है? अब एक और बात, अपन ने इससे पहले सैलरी हेड पढ़ा था बच्चों, उधर क्या पढ़ा था? वहां 2 लोग होते थे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। बच्चों हर हेड में दो लोग हुआ करते हैं, एक के लिए खर्चा होता है, दूसरे के लिए इनकम। जैसे कि सैलरी हेड में था एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर वो था जो तनख्वाह देता था, तो उसके लिए तो अपन पढ़ ही नहीं रहे थे। अपन तो पढ़ रहे थे किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। हमारा काम है टैक्स लेना इनकम पर, और सैलरी किसकी इनकम होती है? एम्प्लॉय की। तो सैलरी हेड इज फॉर एम्प्लॉय। नाउ हाउस प्रॉपर्टी हेड। इन हाउस प्रॉपर्टी हेड इसके अंदर भी 2 लोग होते हैं, और इसमें कौन होता है? वन इज ओनर एंड द सेकेंड इज टेनेंट। मतलब एक मकान मालिक होता है और एक किराएदार होता है। किराएदार के लिए किराया तो खर्चा होता है, तो ये हेड किराएदार के लिए नहीं है, ये हेड किसके लिए? ओनर के लिए। क्योंकि ओनर को रेंट मिलेगा तो उसके लिए क्या है? इनकम। तो हर हेड किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए होता है। सैलरी था एम्प्लॉय के लिए, और हाउस प्रॉपर्टी हेड है किसके लिए? ओनर के लिए। तो आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दिमाग में ओनर रहेगा कि इसने कितने पैसे कमाए हाउस प्रॉपर्टी से। क्लियर हुआ? और अब आगे पढ़ते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था? कोई भी हेड अपन चालू करेंगे, अपनी इनकम उस हेड में आएगी या नहीं आएगी, इसका फैसला आप और मैं नहीं लेंगे। इसका फैसला कौन लेता है? चार्जिंग सेक्शन। सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन कौन सा था? 15, जो कहता था 3 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और थी ना, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो इनकम मेरे हेड में आएगी। अब है हाउस प्रॉपर्टी की हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन, जो कि है 22। ये चार्जिंग सेक्शन 22 कहता है कैसे किसी को पता चलेगा कि वो जो पैसे कमा रहा है हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा, अगर उस पर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। बच्चों मैंने देखो हर जगह प्लस लिखा है, दैट मींस ये 4 कंडीशन है, चारों एंड में पढ़ेंगे और में नहीं है। चारों एक साथ सेटिस्फाई होती है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। इसका मतलब अगर आप 4 में से एक भी कंडीशन से बच गए तो आपकी इनकम इस हेड में नहीं आएगी। मैंने ये नहीं कहा टैक्स नहीं लगेगा, लग सकता है, लेकिन इस हेड में नहीं आने वाली। तो अपन बच्चों चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं। 22 क्या कहती है? किस पे टैक्स लगेगा? एनुअल वैल्यू। चार्जिंग सेक्शन कहती है हम एनुअल वैल्यू पे टैक्स लेंगे। किसकी एनुअल वैल्यू? हाउस प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपने लिए? हाउस प्रॉपर्टी। तो अपन को एक तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब पढ़ना है, एनुअल वैल्यू पे टैक्स लेना है हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पे। वो हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय असेसी, मतलब उस हाउस प्रॉपर्टी के आप क्या होने चाहिए? ओनर। और आप मतलब कौन? असेसी। असेसी मतलब मकान मालिक। ठीक है? तो अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आप उसके ओनर हो, तो किस पर टैक्स दोगे? एनुअल वैल्यू पर। लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी नॉट यूज फॉर हिज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। वो हाउस प्रॉपर्टी उसके खुद के बिजनेस में काम नहीं आएगी। बच्चों अब क्या है वो मेरी बात सुनो।
जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग का ओनर हूं, बिल्डिंग है तो हाउस प्रॉपर्टी हो गई, ओनर हुई मैं, तो अब मेरे को पता चल गया कि मेरे ऊपर हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। लेकिन अपनी ही बिल्डिंग में मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूं बच्चों, और अगर मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूं तो लास्ट वाली कंडीशन कहती है खुद के बिजनेस में काम में वो बिल्डिंग नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये तो आ रही है तो चौथी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो मेरी वो बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी हेड से बच गई। मतलब एज अ किराएदार, एज अ टेनेंट मैं इस बिल्डिंग में ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो इस बिल्डिंग के मकान मालिक को हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा, क्योंकि उनका खुद का ये बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर खुद ही अपनी बिल्डिंग में दुकान खोल के बैठे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। तो बच्चों चौथी कंडीशन तो समझ में आई होगी, खुद का बिजनेस कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? अब मेन बात सुनो प्लीज। अब मेन बात क्या है? ये तो फोर्थ कंडीशन तो क्लियर है अपनी। अब मेन बात है हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है और सेकेंड ओनर मतलब क्या होता है। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया अपन को, हाँ हाउस प्रॉपर्टी मतलब ये होता है, ओनर मतलब ये, फिर अपना जो लंबा टॉपिक है उसके लिए अपन सीखेंगे एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ये है अपनी चार्जिंग सेक्शन, वापस बोल रहा हूं, चार्जिंग सेक्शन कहती है एनुअल वैल्यू पे टैक्स दोगे, किसकी एनुअल वैल्यू पे? हाउस प्रॉपर्टी की, जिसके आप ओनर हो और उस बिल्डिंग पर आप खुद का बिजनेस नहीं करते। तो पहले अपन एक हाउस प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं, ओनर मतलब ओनर का मीनिंग समझते हैं। तो चलिए उधर आइए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी मतलब? देखो जरा, यहां लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग और बिल्डिंग प्लस लैंड। समझना, हाउस प्रॉपर्टी कोई चीज कब कहलाएगी? अगर आपके पास बिल्डिंग हो या बिल्डिंग प्लस लैंड हो। इसका मतलब क्या बच्चों समझो? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके एग्जाम में आया कि एक बंदे के पास बहुत बड़ा प्लॉट है, जहां वो प्लॉट लोगों को शादी वगैरह के लिए किराए पे देता है। अब आप सोच रहे हो सर वो इनकम कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी कहता है या तो बिल्डिंग होनी चाहिए आपके पास या बिल्डिंग प्लस लैंड चलेगी, खाली लैंड खाली प्लॉट नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? मैं समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? आप एटलीस्ट बिल्डिंग के मालिक होने चाहिए। अब जैसे एक और पॉइंट है, एग्जाम का ही पॉइंट था, यही वाला एग्जांपल लेता हूं अपने कोचिंग का। मान लीजिए ये जो एक फ्लोर है हम लोगों ने किराए पे ले रखा है, इस बिल्डिंग के जो मालिक है उन्होंने बोला महीने के 30,000 रुपए दो, बिल्डिंग प्लस फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स वगैरह सब शामिल है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, वो जो बिल्डिंग के मालिक वो हम लोग हर महीने 30,000 रुपए देते हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा? अब पॉइंट क्या उठता है, ये 30,000 में सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग प्लस फर्नीचर प्लस मशीन वगैरह सब है। इस केस में हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट सेंस में पड़ी है बिल्डिंग और बिल्डिंग प्लस लैंड। क्लियर? हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में ये होता कि 30,000 में 20,000 बिल्डिंग के, 10,000 रुपए फर्नीचर के, तो फिर 20,000 रुपए जो बिल्डिंग के हैं वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, एक और पॉइंट, आपने कहा कि सर हमने एक घर किराए पे लिया है, उसके बाहर बहुत बड़ा गार्डन भी है और वो घर तो है ही है, और 20,000 रुपए हम हमसे लेते हैं, तो उन्होंने क्या किराए पे दिया? बिल्डिंग प्लस लैंड। बिल्डिंग प्लस लैंड हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड लग जाएगा, लेकिन केवल लैंड पर, बिल्डिंग प्लस फर्नीचर पे हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगता। तो समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करिएगा, जो आपके पास नोट्स है उसमें एग्जांपल के तौर पे लिखते रहना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के बाद हाउस प्रॉपर्टी का क्या होना जरूरी है? ओनर। और ओनर मतलब पर्सन हैविंग लीगल ओनरशिप। और लीगल ओनरशिप मतलब क्या बच्चों? कागज। अगर आप कागजों में मालिक हो तो आप ओनर हो। सिंपल सी बात यह है, सिंपल सा फंडा यह है, जो ऑन पेपर मालिक कहलाएगा वो बंदा ओनरशिप की डेफिनेशन में कवर होता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे इंडिया में 10 में से 7 केस में तो कागजों में पता है ये मालिक है, लेकिन 3 केस में कुछ ना कुछ उलझन रहती है। तो उस उलझन के केस में गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाए हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो इस सिचुएशन में ये बंदा ओनर कहलाएगा। कैसे? सुनो, पहला लीज। अगर कोई एसेट किसी ने लीज पे दिए तो क्या होगा?
इन केस ऑफ लीज गवर्नमेंट कहती है ओनर किसको मानेंगे, लेसी को। लेसी को कब ओनर मानेंगे, इफ लीज पीरियड 12 इयर्स और मोर। मतलब एक बंदे ने एक बिल्डिंग लीज पे ली है जिसका अभी 12 साल 15 साल या 20 साल का लीज टर्म बाकी है तो लेसी ओनर कहलाएगा, और अगर लीज टर्म 12 से कम है तो लेसर कहलाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो लीज में लेसी होगा कब, इफ लीज पीरियड अगर 12 इयर्स या उससे ज्यादा। सेकेंड, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, ये बड़ा पॉइंट प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। एक फादर के 4 बेटे थे, फादर की डेथ हो गई, बिल्डिंग का बंटवारा किए बिना चले गए, चारों बेटे लड़ाई कर रहे हैं, कोर्ट में चले गए। तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट का फैसला तो आएगा जब आएगा। मीनवाइल ओनर किसको माने, तो गवर्नमेंट कहती है उन चारों भाइयों में से जो उस घर का किराया ले रहा है उस बंदे को आप क्या मान लीजिए, ओनर। समझ में आया। मतलब अगर डिस्प्यूट है तो एग्जाम में दिया हुआ होगा कि हाँ एक्स ABCD चार भाई है, रेंट बी को मिलता है, तो मिस्टर बी जो होगा वो क्या कहलाएगा, ओनर। क्योंकि डिस्प्यूट में किसको ओनर मानता है, पर्सन हु रिसीव रेंट। क्लियर। थर्ड पॉइंट पे चलिए। थर्ड पॉइंट है इन केस ऑफ को ओनरशिप। को ओनरशिप मतलब जहां मालिक एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो अब इसमें 2 बातें, या तो उनमें रेशियो डिसाइड है 1:1 2:1 कि 2 का मालिक में है 1 का मालिक में है, मतलब रेशियो है उसमें, या रेशियो डिसाइड नहीं किया। क्लियर हो रहा है। अगर रेशियो डिसाइड कर रखा है कि आधी आधी प्रॉपर्टी के मालिक अपन दोनों हैं, ये बिल्डिंग 1 करोड़ की है, 50 लाख तेरे 50 लाख मैंने लगाए हैं, तो अगर रेशियो पता है जब तो सेपरेट ओनर। मतलब मान लो आपकी इनकम 2 लाख आई कि सर इस बिल्डिंग से 2 लाख की इनकम हुई है, तो 1 लाख एक्स की 1 लाख वाई की। लेकिन अगर एग्जाम में लिखा है रेशियो नहीं पता, तो उस केस में दोनों को सिंगल ओनर बोले तो एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस मानोगे। वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे टैक्स कैसे देना है, गवर्नमेंट उन्हें एज अ सिंगल ओनर मानेगी। क्लियर हो रहा है, समझ में आया। ये कौन सा केस था, को ओनरशिप का। अब अगले 2 केस क्या है वो सुनो। मान लो बच्चों, जैसे आपको एक बात बताऊं, जो बंदा साल में 3 लाख तक कमाता है उसको टैक्स नहीं देना। मतलब आगे चल के अपन पढ़ेंगे, जब अपन टैक्स निकालना सीखेंगे, अगर आपकी इनकम अप टू 3 लाख है तो टैक्स नहीं लगता, 3 से अबव फिर 5, 10, 20, 30% तक टैक्स गवर्नमेंट लेती है। तो अब मेरा क्वेश्चन सुनना। एक बंदा है राहुल की इनकम 15-20 लाख है। 15 लाख में 10 लाख तो उसकी है सैलरी और 5 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अब राहुल कह रहा है 10 लाख से मैं ज्यादा कमाता हूं, 15 लाख कमा रहा हूं ना, तो 30% टैक्स दे रहा है वो। अब वो कह रहा है कुछ ऐसा किया जाए ताकि मेरा टैक्स कम हो जाए और पैसे भी जेब में ही रहे। तो राहुल ने एक दिमाग लगाया। राहुल ने हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि हाउस प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा टैक्स वही देगा। राहुल ने क्या किया, फिर नेक्स्ट डे गया भागकर, वो जो घर उसके नाम पे था जिससे उसे 5 लाख की इनकम होती थी, उस घर को अपनी वाइफ के नाम पे दिखा दिया, वाइफ को ओनर बना दिया बिना पैसे लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब वाइफ मालिक बन गई, तो अब वो 5 लाख रुपए राहुल को नहीं, किसको टैक्सेबल होंगे, उसकी वाइफ को। और वाइफ तो हाउस वाइफ थी, तो पहले 3 लाख रुपए तो वाइफ को टैक्स लगेगा नहीं, और बचे हुए पे भी 5% ही टैक्स लगेगा। ठीक है, वहीं राहुल की इनकम 10 लाख से ज्यादा थी तो 30% टैक्स लग रहा था। तो राहुल ने बिना कुछ किए अपना टैक्स बचा लिया। गवर्नमेंट की नजरों में ये केस सामने आया कि लोग टैक्स चोरी करने के लिए मालिक अपनी वाइफ को बना देते हैं, या वाइफ की इनकम ज्यादा हो तो हस्बैंड को बना देती है। क्लियर। तो एक तो ये केस, और एक पास वाला केस भी लगभग ऐसा है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पैसे कमाते हैं, तो अब राहुल सोच रहा है कि यार वाइफ भी खुद भी पैसे कमाती है, उसकी भी टैक्स रेट ज्यादा है, तो फिर अब किसके नाम पे करूं घर। तो उसने लेके अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे कर दिया। बोला कि आज से ओनर मेरा माइनर चाइल्ड, अभी उसकी कोई इनकम तो है नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, तो अब होगा क्या, उसके पास भी 3 लाख का स्लैब है तो टैक्स कम लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे केस अगर हमारे ध्यान में आए तो उस केस में पेपर में भले ही राहुल की वाइफ ओनर हो या राहुल का माइनर चाइल्ड ओनर हो, हम लोग ओनर किसको मानेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफरर, मतलब राहुल को।
राहुल भले ही ये चालाकी करे, पेपर में वाइफ को ओनर बना चुका है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए आप जब एग्जाम में टिक करोगे, अभी भी किसको टिक करोगे? राहुल को। क्लियर? इसका एक्सेप्शन क्या है? स्पाउस के केस में एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्ट विथ एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मतलब क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ का, राहुल और उसकी वाइफ का डिवोर्स हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया राहुल को कि डिवोर्स की वजह से वाइफ को ये प्रॉपर्टी दो, तो फिर राहुल का ये इंटेंशन नहीं है टैक्स चोरी का, इसलिए गवर्नमेंट कहती है अब ट्रांसफरर को टैक्सेबल नहीं होगा, उसकी वाइफ को होगा। अब वाइफ रही नहीं, जो भी हो, लेकिन ट्रांसफरर को टैक्सेबल नहीं होगा। और यही माइनर चाइल्ड में भी एक्सेप्शन है। माइनर चाइल्ड में एक्सेप्शन है कि कब वापस राहुल को टैक्सेबल नहीं होगा? अगर राहुल ने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया है इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर, उसकी जो बच्ची है वो माइनर है, उसकी शादी हो चुकी है, तो उस केस में गवर्नमेंट वापस ट्रांसफरर को टैक्सेबल नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये केस है ओनरशिप के। तो वापस बोल रहा हूं, ओनर मतलब जरूरी है ना ओनर होना, तभी तो हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। ओनर मतलब लीगल ओनरशिप, लेकिन लीज के केस में लेसी 12 साल से ज्यादा हो तो, अगर को ओनर में रेशियो है तो सेपरेट, को ओनर में रेशियो नहीं है तो ट्रीटेड एज एओपी। डिस्प्यूट के केस में जिसको किराया मिल रहा है, हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किया बिना पैसे या कम पैसे लिए, तो फिर ट्रांसफरर। अगर माइनर चाइल्ड के नाम पे किया तो ट्रांसफरर। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? ये किसका मीनिंग खत्म हुआ? ओनर का। तो अब सुनो, ओनर मतलब क्लियर हुआ, हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्लियर हुआ। अब अगर हाउस प्रॉपर्टी के आप ओनर हो तो क्या टैक्सेबल करनी है? एनुअल वैल्यू। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बच्चों? ये समझाने के बाद भी कई बार डाउट क्लियर नहीं होता। मेरा एक क्वेश्चन आपसे क्या है? मेरा एक घर है जिसमें मैं मेरी फैमिली के साथ रह रहा हूं, उस घर का मैं मालिक हूं, किराए पे नहीं दे रखा वो घर, उस घर में मैं खुद रहता हूं फैमिली के साथ। क्या मेरे ऊपर हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा? मैं आपको टाइम दे रहा हूं सोचने का। सोचो, आप लोग भी अपने घर में रह रहे हो जिसके आप ओनर हो, आपके फादर मालिक होंगे, मदर मालिक होगी, दादा दादी मालिक होंगे। क्या आपके दादा दादी, फादर मदर टैक्स दे रहे हैं कि ये हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर हमारी प्रॉपर्टी आ रही है? क्या आप जिस घर में रह रहे हैं उस पर हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा? शायद कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं सर, किराए पे नहीं दिया। लेकिन अब मेरी बात सुनो बच्चों, इस चार्जिंग सेक्शन में कहां लिखा हुआ है कि घर किराए पे देना कंपलसरी है? चार्जिंग सेक्शन कहता है आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए और आप क्या होने चाहिए? ओनर। बस बात खत्म। अब आप पर हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। अब आपके दिमाग में एक और नई चीज सूझ रही होगी, तो सर हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा तो मेरे फादर ने तो कभी टैक्स नहीं दिया। नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया उसकी वजह अलग है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर कोई ये पूछे हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा, तो हां लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है आपका तो बिल्डिंग का ओनर होना ही काफी है। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, अब वो एग्जांपल देखो आप। मैंने ये एग्जांपल इसलिए बनाया, एक घर है, 4 मंजिल है उसकी। पार्ट 1 में पहली मंजिल में वो अपने परिवार के साथ सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद रहता है। पार्ट 2 जो है, उस दूसरी मंजिल जो है वो खाली है, तीसरी मंजिल उसने किराए पे दे रखी है, और चौथी मंजिल में वो खुद का ट्यूशन पढ़ाता है, खुद का बिजनेस करता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इन चारों पार्ट में से कौन कौन से पार्ट, कौन कौन सी मंजिल हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर होगी? तो बच्चों देखो, एक लैंग्वेज है, हाउस प्रॉपर्टी और पार्ट, मतलब एक बड़ी बिल्डिंग का एक पार्ट भी अगर आप उसके ओनर हो तो उस केस में चार्जिंग सेक्शन लगती है। तो अब सुनो, देखो, पार्ट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या हुआ? ओनर हो, बिल्डिंग है, हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। पार्ट 2 खाली है, खाली है तो क्या हुआ? हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। रेंट पे दिया हुआ है, और ये अच्छी बात है, हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। चौथा, खुद के बिजनेस में काम में ले रहे हो तो इस पर हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? ये था अपना एक तरह से बेसिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग सेक्शन। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर अपन आगे चलते हैं, एनुअल वैल्यू और इसका फॉर्मेट सीखते हैं। ठीक है?